नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। बिहार पुलिस एग्जाम डेट बहुत ही नजदीक आ गया है, तो ऐसे में बिहार पुलिस का जो सिलेबस है मैं उसको कंप्लीट करा रहा हूं। आप लोग को ये बात की जानकारी है कि बिहार पुलिस सिलेबस में जो जिक्र किया गया है इस बार, वह 9th और 10th क्लास एनसीईआरटी का जिक्र किया गया है। जैसा कि मैं आप लोग को सारे वीडियो में बताता हूं, आज भी वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी 10th क्लास ज्योग्राफी। जी हां, आज का जो वीडियो होने वाला है एनसीईआरटी 10th क्लास ज्योग्राफी अध्याय 2 या पार्ट 2 कह लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। अध्याय 2 चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में जितने भी संभावित प्रश्न हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ज्यादा प्रश्न नहीं है, 14 से 15 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। मुश्किल से 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा, इतने में आपको सब कुछ क्लियर करा दिया जाएगा। अध्याय 2 से जितने भी प्रश्न बनेंगे, आप इस वीडियो को देखने के बाद एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देखिए, मैं एक चीज और बता दूं, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे आपको सारे एग्जाम में काम आएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि कोई भी एग्जाम हो फॉलो एनसीईआरटी ही करता है, तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि एनसीईआरटी ही आप लोग ध्यान दें। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का वह प्राथमिक उत्पाद कौन है? प्राथमिक उत्पादक कौन है जो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं? कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का वह प्राथमिक उत्पादक कौन है जिस पर सभी जीव निर्भर रहते हैं और यह पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वह है वन। इसमें आपको ऑप्शन दे देता हूं, वन, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देता। तो आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होते, कहीं कोई खाड़ी लगाता, कोई समुद्र लगाता, है ना? तो ऐसे करके लगाते, कुछ लोग वन भी लगाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वन। वन वह प्रथम उत्पाद है जिस पर दूसरे सभी जीव जो है वह निर्भर हैं। चाहे वो जानवर की बात करें या मनुष्य की भी बात की जाए तो कुछ हद तक निर्भर है। देखिए, वनों से आप लकड़ी ला करके फर्नीचर प्राप्त कर रहे हैं, है कि नहीं? वन है तभी आपका ऑक्सीजन लेवल सही है। अभी आप देख रहे हैं कि वनों की संख्या इतनी है फिर भी ऑक्सीजन कम जाता है कि नहीं? तो इस पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आप उस पर निर्भर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चल लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? संकटग्रस्त जातियां के उदाहरण कौन कौन से हैं? अब आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन संकटग्रस्त जाति नहीं है। इनमें से कौन संकटग्रस्त जाति नहीं है? तो आपको ध्यान देना है कौन कौन संकटग्रस्त जातियां हैं, इनके लुप्त होने का खतरा है। लुप्त होने का खतरा है, अगर यही हाल रहा तो ये लोग लुप्त हो जाएंगे। तो वह जातियां कौन कौन सी है? सबसे पहले तो बात करें तो काला हिरन। जी हां, काला हिरन यह संकटग्रस्त जातियों में आता है। उसके बाद बात कर ले मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ जो है वह भी संकटग्रस्त जीव में आता है, घोषित किया गया है। शेर की बात करते हैं तो शेर को भी संकटग्रस्त जीव घोषित किया गया है। पूंछ वाला बंदर, आपने तो देखा ही होगा पूंछ वाला बंदर, इसे भी संकटग्रस्त जीव घोषित किया गया है। और जंगली गधा, जी हां, भारतीय जो जंगली गधा है उसे भी संकटग्रस्त जीव में घोषित किया गया है। और एक है मणिपुरी हिरन, नाम याद रखिएगा सबका। ऐसे पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन संकटग्रस्त जीव नहीं है, तो याद रखना है मगरमच्छ, शेर, पूंछ वाला बंदर, जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा, मणिपुरी हिरण और एक आपका काला हिरण। तो ये सारे जो हैं वह संकटग्रस्त जीव की श्रेणी में आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। एशियाई चीता। एशियाई चीता आपने देखा है ना? एशियाई चीता सामने से तो नहीं देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन मूवीज में या मोबाइल में कहीं ना कहीं देखा होगा। तो अक्सर लोग तेंदुआ को चीता समझ लेते हैं। तो चीता पहचानने की एक मैं आपको बता रहा हूं कैसे पहचानेंगे। अगर फोटो अगर आप कभी देखें तो जो चीता है
उसको कैसे पहचानेंगे? देखिए, चीता को आंख से यहां लगेगा कि आंसू टपका है, ऐसे ऐसे दोनों साइड काला काला लाइन बना होगा, ऐसे करके लग रहा है कि आंसुओं की लकीर इतनी बही है कि ये काला हो गया है, इस तरीके से है। तो ये चीता पहचानने का तरीका है। अब आप तेंदुआ और चीता में अंतर अच्छे से कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो यह एशियाई जो चीता है, इसे भारत में कब लुप्त घोषित किया गया है? भारत में इसे 1952 में ही लुप्त घोषित कर दिया गया है। मतलब कि भारत में 1952, जी हाँ, आजादी के 5 वर्ष बाद ही इसे लुप्त प्राणी घोषित कर दिया गया है भारत में, एशियाई चीता को। तो यहां से प्रश्न बनेगा, एशियाई चीता को भारत में कब लुप्त घोषित किया गया है? तो बताएंगे 1952। ओके, चलिए 1952। चलिए अब चलते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व। एक टाइगर रिजर्व जो है, बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है, इसका नाम है बक्सा, जो कि डोलोमाइट के खनन के कारण खतरे में है। यह बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आपसे सीधा सा प्रश्न है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। लेकिन यहां कुछ प्रश्न में जोड़ा गया है कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि डोलोमाइट के कारण खतरे में है, डोलोमाइट के खनन के कारण। अच्छा, यहां 2-3 प्रश्न है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन दे देते हैं, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों का, इनमें से किसी का भी नहीं। आप जरा कमेंट करिए, आपको क्या इसके बारे में नॉलेज है, क्या इसके बारे में जानकारी है? नहीं जानकारी है तो अगली वीडियो में मैं इसको आपको बताऊंगा कि कैल्शियम का है या मैग्नीशियम का है या दोनों का है या किसी का नहीं है। ओके, 2 चीजें याद रखना है यहां से। अगर आपसे पूछे बक्सा टाइगर रिजर्व में किसका खनन होता है, तो डोलोमाइट का आप बताएंगे। यह बक्सा कहां में है? पश्चिम बंगाल में। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर। टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। टेक्सोल नामक रसायन जो है, यह हिमालयन यव से निकाला जाता है। हिमालयन यव, यह चीड़ की प्रजाति का एक पौधा है। यह भी लुप्त होने के कगार पर है। यह भी जो हिमालयन यव है, लुप्त होने के कगार पर है। क्यों? क्योंकि इससे टेक्सोल नामक रसायन बनाया जाता है और इसका इतने मात्रा में दोहन हुआ है कि यह लगभग लुप्त के कगार पर है। तो यह भी आपको ध्यान देना है। तो टेक्सोल जो है, यह हिमालयन यव से प्राप्त होता है, चीड़ के प्रकार का एक पौधा है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 1972 में यह लागू हुआ है, ध्यान देना है। इसी के बाद ठीक 1 वर्ष के बाद प्रोजेक्ट टाइगर भी लागू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर भी लागू हुआ कब? 1973, यानी कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ है। चलिए, आरक्षित वनों की संख्या। देश में जितने वन हैं उसमें से आधे वन जो हैं वह आरक्षित वन में आते हैं। कितने? आधे वन जो हैं वह आरक्षित वन में आते हैं। अगर बात करें रक्षित वनों की संख्या, तो 1/3 भाग जो है वह रक्षित वनों में आता है। कितना है? 1/3 वन रक्षित वनों में आता है। और रक्षित वनों की प्रतिशत वाला राज्य, मतलब किसी राज्य में वन है तो उसमें, जैसे कि एक उदाहरण के थ्रू हम बता रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए ये कोई राज्य है। ओके, यहां जो है वन जो है, मान के चलिए कि 5 बीघे में वन है, ठीक ना, 5 बीघे में जंगल है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक संख्या में रक्षित और आरक्षित वन है? तो इसका 5 बीघे का मतलब 75% यहां जो है वह रक्षित और आरक्षित वन है। ऐसा राज्य मध्य प्रदेश है जहां रक्षित और आरक्षित वनों की संख्या सर्वाधिक है। तो आपसे सीधा सा प्रश्न पूछेगा, किस राज्य में रक्षित और आरक्षित वनों की संख्या सर्वाधिक है? तो बताएंगे मध्य प्रदेश। अब बात कर लेते हैं कि रक्षित वन कहते किसको है। रक्षित वन कहलाता है वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जा सके, वन की श्रेणी में आता है। अब बात कर लेते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन की श्रेणी में कौन आएगा? अवर्गीकृत वन सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्य और बंजर भूमि को अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में रखा गया है।
अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में किसे रखा गया है? ध्यान दीजिएगा, निजी और समुदायों के अधीन वन और बंजर भूमि यह अवर्गीकृत वन में आते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आरक्षित वन की। तो आरक्षित वन देखिए कहलाता है वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्यवान वन जो है वह आरक्षित वन ही कहलाता है। सबसे अधिक मूल्यवान जो है वह आरक्षित वन ही कहलाता है। वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से यहाँ वन्य जीव की भी ज्यादा संख्या में संरक्षित किया जाता है और यह सबसे मूल्यवान वन है, यह भी आपको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अक्सर आप लोग छोड़ देते हैं, इसको समझिएगा। इनमें से कौन सी टिप्पणी, ऑप्शन में आपको रहेगा 4 टिप्पणियां रहेगा, हालांकि हम एक ही टिप्पणी लेकर के आए हैं। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास मतलब उसके कम होने का सही कारण नहीं है, गलत कारण पूछ रहा है। तो पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। कुछ लोगों ने यह अपना सुझाव दिया कि ईंधन की जो लकड़ियां होती है, जो लोग लाते हैं, जो वनों पर आधारित हैं, लकड़ियां ला करके भोजन बनाते हैं, उनसे भी वनों का विनाश हो रहा है तेजी संख्या में। तो क्या यह सही है? जी नहीं। देखिए, जो चारा के लिए लाते हैं, जो जलावन के लिए लकड़ियां लाते हैं, वो पेड़ को नहीं काटते हैं, वो टहनियों को काटते हैं, ना कि पेड़ को। तो यह अधिक मात्रा में वनों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वनों को नुकसान तो औद्योगिकीकरण से पहुंच रहा है, जहां वन काट करके फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। वनों का नुकसान तो हो रहा है वन काट करके, और वहां स्टेडियम बनाया जा रहा है, वहां सड़कें बनाई जा रही हैं। वनों का नुकसान इनसे हो रहा है, ना कि ये जलावन के लिए जो थोड़े मात्रा में जो टहनियों को काट करके लाते हैं इससे। तो यह जो कथन है वह गलत है। पशु चारण से वनों का विनाश नहीं हो रहा है और न ही ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने से। यह चीज आपको ध्यान देना है। तो यही गलत कथन था। तो इतने ही प्रश्न थे, लेकिन सारे प्रश्न वीवीआईपी थे, अति महत्वपूर्ण थे। एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 2। मैं उम्मीद करता हूं क्लास आपने अच्छे से किया है और मन लगा करके आप पढ़ भी रहे हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।